हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। इग्नाइट क्लास है जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन एकदम लो कॉस्ट में या फिर यूट्यूब पे कम्प्लीटली फ्री मिलता है। यहाँ पर हर एक चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हर एक चैप्टर्स का डिटेल्स वीडियो भी अवेलेबल है। तो अगर अभी तक तुमने हमारे वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, हमारे चैनल को चेकआउट नहीं किया है, तो एक बार मेक श्योर कि तुम चैनल को चेकआउट जरूर कर लोगे ताकि तुम्हें हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाए। आज से हम लोग एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 11 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और ये होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। और अगर तुम इन सारे के सारे एमसीक्यूज को हमारे साथ कंप्लीट कर लेते हो तो सारे के सारे 11th का डर जो तुम्हारे माइंड के अंदर बैठा हुआ है वो सारा का सारा डर तुम्हारा खत्म होने वाला है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखो तो हमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अच्छा उसके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक या फिर रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आजा एक एक करके हम लोग इसका आंसर जो है वो करते चले जाएंगे। सबसे पहला है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया? तो सिंपल सा आंसर है, इसका डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने इसका डिस्कवरी कब किया था? तो इसके बारे में तुम याद रखना कि इसका डिस्कवरी हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो अगर इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, एडिशनल पार्ट होंगे, तो वो भी मैं इसके अंदर कवर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किसने किया? तो प्रोटॉन्स का डिस्कवरी अगर तुम एनसीईआरटी के बेसिस पे देखो तो प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया है रदरफोर्ड ने, और सॉरी गोल्डस्टीन ने। अगर यही तुम नेट पे सर्च करोगे ना तो हो सकता है कि तुम्हें आंसर जो है वो रदरफोर्ड देखने को मिले, है ना। आंसर जो है वो तुम्हें रदरफोर्ड देखने को मिले। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है समझ लेना। जैसे प्रोटॉन्स के बारे में रदरफोर्ड ने भी बता रखा था कि एक्चुअल में जो है वो स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग जिसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कंप्लीटली जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर के अंदर, और उसके साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट है ना। तो रदरफोर्ड कहीं कहीं पे उसका नाम दिया रहता है। बट अगर तुम एनसीईआरटी के बेसिस पे देखो ना तो एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन हमें दिया हुआ है कि गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया था। कब किया था? 1886 में प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया था। तो ये बात भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था? ठीक है, आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन्स का डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन इनका पूरा नाम है। 1886 में उन्होंने किया था। ठीक है, फिर अब है कि न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था? चलो देखो फटाफट से और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना, ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया था, प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेम्स चैडविक इज द राइट आंसर। उसके साथ साथ तुम डेट याद रख लेना, ये डेट जो है 1932 में इन्होंने डिस्कवरी किया था। हालांकि डेट जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है ना। एग्जामिनेशन में डेट वेट पूछा नहीं जाता है, तो उसका टेंशन मत लेना। सिंपल फॉर्म में तुम्हें ये जो है वो आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है? तो तुमने देखा होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल ई होता है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? माइनस का चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसी टाइप से तुम बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके चार्ज कैसा होगा? -1 चार्ज होगा। वहीं अगर प्रोटॉन देखो तुम तो प्रोटॉन के ऊपर +1 है, इसका मतलब इसका चार्ज अगर -1 है तो इसका चार्ज कैसा होगा? इसका चार्ज +1 होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, इसका मतलब इसका चार्ज कैसा है? 0 है। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में तुम याद रख सकते हो। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा? दैट इज -1। कैसा? -1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स अभी आपको बताया कि रिलेटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स का होता है वो कैसा होता है? +1 होता है। न्यूट्रॉन्स का 0 होता है। फिर रिलेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स भाई 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा होता है ये तुम्हें सिंपल फॉर्म में यहां पर बताना है। आ जाओ बता देते हैं भाई, बता देते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा होता है। तो देखो जो एक इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर चार्ज होता है टोटल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इतना चार्ज होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा? दैट इज नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज बस ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है ना, क्या शो करता है? दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है इसको बस ये शो करता है
माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका हो गया, ठीक है। इसी को अगर तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया, और ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म में ऐसे कुछ तुम्हें देखने को मिलता है। तो माइनस का 1 पॉइंट यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होगा, जो उसके ऊपर चार्ज होगा माइनस 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर यही प्रोटॉन के ऊपर देखो ना, तो प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, यही चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, या फिर इतना 1 पॉइंट, बस ये प्लस में होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो तुम बोलोगे सर पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मे भी अगला क्वेश्चन यही हो। क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, देखो यहाँ पर तो जीरो तो नहीं होगा, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, तो फिर क्या है प्लस का, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही है ना, तो प्लस का कितना होगा 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, माइनस 19 कूलम, ठीक है। सी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। जो न्यूक्लियस होता है वो एटम का, वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये सब हमें बताना है। तो ये देखो न्यूक्लियस होता है, और इसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। एक ऑर्बिट में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके अराउंड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये आपका पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपका पार्ट क्या है, ये पार्ट है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अराउंड में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर कैसा, पॉजिटिव चार्ज, तो ए पार्ट में देखो दिखा है पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, और उसके साथ साथ न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूट्रॉन्स। तो इसी प्रोटॉन के कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन्स का मास तुम्हें बताना है कि कितना होगा। चलो एक एक करके देख लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना, माइनस 27 kg, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, है ना। ग्राम में भी अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत लिख दिया मैंने, ये न्यूट्रॉन्स का लिखने लगा, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, या ग्राम में लिखो तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, ठीक है। उसी टाइप से मास ऑन न्यूट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन्स का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है, या फिर होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, है ना। इतना वैल्यू जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब बोलोगे सर प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास सेम आप बता रहे हो, है ना, जो मास इसका है वही मास इसका है, नहीं देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो तो होता है 672 और ये होता है 676, यानी भारी कौन सा है, न्यूट्रॉन्स आपका ज्यादा भारी है ना, न्यूट्रॉन्स आपका ज्यादा भारी है। तो आ जाओ चेक कर लो, चेक कर लो आंसर कौन सा होगा। द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, ई तो नहीं होगा, है ना। प्रोटॉन्स का मास 27 या 24 के अराउंड में होगा, 31 ये भी नहीं होगा, 9.1 ये होगा नहीं, तो कौन सा बच गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना, माइनस 27 kg, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का भी मास तुम याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो क्या है, द एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बताया था किसमें है, केजी में, ना। देखो केजी में इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, है ना। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 kg में नहीं होता, ये ग्राम में होता है। 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको टिक किया है, बिल्कुल टिक किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन्स। तो ढूंढो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता ये, क्यों, क्योंकि ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो न्यूक्लियस में तो नहीं प्रेजेंट है, वो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, नहीं होगा, ठीक है।
चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैथोड रे आर फ्लो ऑफ, है ना। कैथोड रे जो फ्लो करता है वो किसका फ्लो है, सिंपल फॉर्म में तुम्हें बताना है। अब कैथोड रे जो है ये तुम्हें ये बताएगा, है ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तुमने पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कराया था, उम्मीद है तुमने किया होगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तुमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है तो वो क्या करता है कि एनोड के प्लेट से, है ना, एनोड की प्लेट से कहां से चला जाता है, कैथोड की तरफ चला जाता है। कहां से चला जाता है, कैथोड रे की तरफ चला जाता है। कैथोड रे एक्चुअल में कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड से रे निकलता है, नेगेटिवली चार्ज रे निकलता है और एनोड में परफोरेशन से होकर क्रॉस करता है। बताया था ना, नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ, है ना, फटाफट से चैनल के ऊपर जाओ, उसमें तुम्हें मिल जाएगा क्लास 11th केमिस्ट्री के ऊपर, उसमें जाकर तुम देख लेना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके होगा टॉपिक, वहां पर तुम्हें ये मिल सकता है। ठीक है, तो कैथोड रे आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स भी तुम्हारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका आंसर जो है वो आराम से दे सकते हो। उसी टाइप से जो एनोड रे होता है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, एनोड रे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। हालांकि एनोड रे जैसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी उसको एनोड रे बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज प्रोटॉन्स। ठीक है, देखो कैनाल रे आर बीम ऑफ, कैनाल रे, देखो जैसे ये एनोड रे है, इसी को हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैनाल रे बोलते हैं। कैनाल रे मतलब ये कैनल से होकर पास करता है, छोटे छोटे होल से होकर पास करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, कैनाल्स रे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, प्रोटॉन्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। कितना मिनट हो गया, 12 मिनट होने वाले हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 14 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, है ना, कौन सा पार्टिकल्स जो है वो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होता है। देखना ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। तुम्हें क्या लिखेगा, लगेगा कि प्रेजेंट है, लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंट, तुम्हें लगेगा प्रेजेंट है, पहला तुम्हें लगेगा हाँ सर भैया, हाँ सर प्रोटॉन तो प्रेजेंट होता है, टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ लिखा है क्या, नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट बताने के लिए ना हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके साथ साथ इसका मास नंबर हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी कितना होता है, 1, है ना, मास नंबर होता है 1। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी एक होगा और प्रोटॉन्स भी कितना होगा, प्रोटॉन्स भी हमारे पास एक जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स निकाले, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला था मास नंबर जो कि 1 है माइनस एटॉमिक नंबर जो कि कितना आ गया, 0। यानी कि हाइड्रोजन के अंदर कौन प्रेजेंट नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए, एकदम अच्छे से मैं डिटेल से फॉर्म में तुम्हें बताते जा रहा हूं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। फिर है Ca2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि Ca2+ में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतना ही इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है, ये हमसे पूछना चाहता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैल्शियम 2+ में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो ये है कैल्शियम 2+। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 2+ कहने का मतलब है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा चुका है। 2+ का मतलब क्या है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे कितने भाई, कितने बचेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचेंगे। यानी कि कैल्शियम के पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स था, 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो बचे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बचे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पर हमारे पास रहता S2-, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है ना, 16 माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा तो कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव का मतलब 2 चार्ज को माइनस कर देना इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, और नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 को इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब निकालते हैं Mg2+। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। 12 में से 2 निकाल दोगे भाई, कभी 18 के बराबर आएगा, तो ये तो नहीं होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं होगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, हाँ इसका 18 है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होंगे, 18 होंगे। और यहाँ पर क्रिप्टन है, क्रिप्टन का कितना होता है, 36, तो ये तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा।
तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना। Mg आयंस, है ना, Mg आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, यहां पर होना चाहिए Mg2+ आयन, है ना। Mg2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, सर पहले ये तो पता कर लें कि Mg2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। Mg का कितना होता है? 12 एटॉमिक नंबर, 2+ मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दोगे तो बचेंगे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचेंगे। हमारे पास क्या है? Na+, हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन Na+। Na का एटॉमिक नंबर कितना? 11। 11 में से सर एक निकाल दो ना, ये भी 10 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे भाई। सेम इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहा है ना, सेम इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये जो हो गया वो आपका आंसर हो गया, ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। सर कैल्शियम का बता दो एक बार। कैल्शियम का 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे 18 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जो कि इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। आर्गन का 18 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए कितना? तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 10। नन ऑफ दिस ये नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए तो हमारा सही हो ही गया है। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं होगा ना? चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? K+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, चलो भाई ये भी निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं कि K+ आयन जो है, ये K+ आयन है, ये किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन्स और किसमें प्रेजेंट है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। 19 है सर, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स सर बच जाएंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? सर आर्गन तो दिख रहा है ना सर, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस टाइम से तो आप बता ही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नियॉन में 10 होता है, सोडियम में 11 होता है, तो यहाँ पर 11-1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। सीजियम, है ना, सीजियम देखें तो क्या होता है इसका? लीना कर रब से फरियाद, इतना होता है ना। ये होता है 87, है ना, ये होता है 87। एक सेकंड, ये ऐसा होगा, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना होता है? ये 19 होता है, 19 हो गया, ये 37 होता है, और ये होता है 55, है ना, 55 होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो ट्रेंड जो है वो आपका चलता रहता है एटॉमिक नंबर का। हमें चाहिए था कितना? 18, और हमें क्लियरली दिख गया था कि आर्गन में कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8, टोटल कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितना हो गया बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें भी आप चेक कर लो किसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, वही उसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, HF हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9 एक कितना होता है? 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं है सर, कोई बात नहीं सर, इसको कट कर देते हैं। काटने में तो आपको ऐसे भी मजा आता होगा दिल की बात होती है आप लोगों की, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 7, है कितना? 2, तो 7 प्लस दूसरे वाले का भी कितना? 7, कितना हो गया? 14, और इसका भी कितना है? 14। भाई दोनों 14 14 हो गया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। कितना मिनट हो गए? तो 20 मिनट जो है वो लगभग तुम्हारे कंप्लीट होने वाले हैं, और 20वें क्वेश्चन में भी हम लोग पहुंच चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में तुम्हें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CH4। निकाल सकते हो ना? निकालो, एक बार वीडियो पॉज करो और निकालो फटाफट से कितना होगा। चलो हम लोग निकालते हैं ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 6। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप इन सब में भी निकालो, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होगा, है ना, उसके साथ क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा।
चलो देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कितना होता है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। हमें चाहिए कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स। दिख गया कौन सा ऑप्शन, दिख गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल सा है भाई, कितना सिंपल सा है, एकदम हलवा क्वेश्चन तुम्हारे पास मिल रहा है तुम्हें, बस वहां से नंबर तुम्हें लूट कर लाना है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। बस इतना समझ रखना कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए उतना ही माइनस कर देंगे उसमें, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए उतना ही इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर देंगे। ठीक है, बस ये पार्ट हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 22 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। ओ भाई साहब, इसमें कौन सा सबसे बड़ा है ये तुम्हें बताना है ना, ये कौन सबसे बड़ा है ये तुम्हें बताना है। चलो बता देते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ Na स्टार बना हुआ है, ये Na प्लस होगा, है ना, ये Na प्लस होगा। ठीक है, ये सब बताने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जैसे सोडियम का कितना होता है 11, इसका भी 11, पोटेशियम का 19, इसका भी कितना 19, है ना, 19 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कितना होगा। सोडियम का 11 है तो इसका होगा 281, यही ना होता है। अभी जो हमारा बेसिक मेथड है 1s 2s 2p, इसके बेसिस पे नहीं कर रहा है, ऐसे नॉर्मल। Na प्लस है, 11 इलेक्ट्रॉन्स था, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गया, तो कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो गया 28। ठीक है, 19 है तो कितना होगा 2881, ऐसे होता है ना। फिर 19 है तो कितना होगा बताओ, 19 है तो होगा 2881, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना ही होगा। सबसे बड़ा ऑर्बिट इसमें किसका दिख रहा है, तो ये देखो 1 2 3 4, चौथे ऑर्बिट तक पहुंच गया है, चौथे ऑर्बिट तक पहुंच गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमें इसका राइट आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, विच स्पीसीज है स्मॉलेस्ट साइज, जिसमें सबसे कम आएगा वही तुम्हारा स्मॉलेस्ट साइज होगा। जैसे मैग्नीशियम देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बता दो कितने होंगे। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, कितना है 12 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके साथ साथ 12 इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। Mg का क्या है 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स चेंज नहीं होता चार्ज से, है ना, प्रोटॉन्स चेंज नहीं होता चार्ज से, मतलब चार्ज कुछ भी हो प्रोटॉन सेम रहेगा जितना एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, 2 प्लस चार्ज है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। कितना बचेगा 10, इसमें कितना 13 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना 13 इलेक्ट्रॉन्स भी, और 13 क्या होगा प्रोटॉन्स भी। ठीक है, इसमें Al3+ है, एटॉमिक नंबर Al का 13, है ना, प्रोटॉन्स चार्ज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 ही प्रोटॉन्स होगा, बट इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स कम, 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें बचे हुए हैं, इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि कौन सा जो होगा वो हमारा इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट साइज पूछा है ना, हाँ स्मॉलेस्ट साइज पूछा है। देखो इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स वाले तो नहीं होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स वाले तो नहीं होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है, खींचने वाले कितने हैं 12 प्रोटॉन्स। तो देखो प्रोटॉन्स के ऊपर कैसे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा नेगेटिव चार्ज, तो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ 12 प्रोटॉन्स खींच पाएगा या 13 प्रोटॉन्स खींच पाएगा। प्रोटॉन यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव है ना, ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन से एकदम आराम से खींच देगा, है ना, खींचेगा ना भाई, 13 प्रोटॉन है मतलब एक रस्सी है, ठीक है, इधर 12 लड़के खड़े हैं और 13 लड़के खड़े हैं, कहां से ज्यादा खिंचाव होगा, जहां कहां ज्यादा फोर्स लगे, जहां 13 लड़के खड़े हैं, तो यानी कि ये जो होगा इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा, क्योंकि वो खींच कर न्यूक्लियस को छोटा कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स, ये ए पार्टिकल्स नहीं है अल्फा पार्टिकल्स है ना, अल्फा पार्टिकल्स है ना, एक्सपेरिमेंट जो था किसके लिए रिस्पांसिबल था, तो ये जो था वो तुम्हें बताया गया था कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के अंदर में, है ना, किसी भी एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो बताया था जे थॉमसन ने, ई गोल्डस्टीन ने, इसको जेम्स चैडविक ने। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या, वन ऑफ द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 19 प्रोटॉन्स, ठीक
ठीक है। प्रोटॉन्स कितने हैं 19 प्रोटॉन्स, मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 19 होगा। और 19 सिंपल फॉर्म में अगर इसके पास प्रोटॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन्स है, कितना है 20 न्यूट्रॉन्स है इसके पास, तो मास नंबर ऑफ द एलिमेंट्स विल बी, तो हमें मास नंबर बताना है कि कितना होगा, है ना। इसका मास नंबर बताना है कि कितना है। न्यूट्रॉन्स का नंबर ये दिया हुआ है, प्रोटॉन तुम्हें दिया हुआ है कितना 19, न्यूट्रॉन्स तुम्हें दिया हुआ है कितना 20। देखो मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तुम जोड़ देते हो। क्या कर देते हो, मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ देते हो। तो जोड़ो, कितना होगा 19 + 20, तो ये कितना होगा 39। ठीक है, इसमें कहीं भी ऑप्शन हमें 39 तो देखने को नहीं मिल रहा, तो यहां पर लिख देंगे नन ऑफ दीज। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका 39। क्या होगा 39, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आज का, है ना, क्वेश्चन नंबर 25। एक बार इसका तुम रिवाइज भी कर लोगे ताकि तुम्हें किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। क्या है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 न्यूट्रॉन्स, है ना, 17 प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास बताओ। देखो एटॉमिक मास बताने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स है 17 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18, जोड़ दोगे तो कितना आएगा 35, 35। कौन सा ऑप्शन है बताओ, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में जो है इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, कितने मिनट्स हो गए, 26 मिनट 28 सेकंड के अप्रॉक्स हो चुका है। तो आई होप कि तुम्हें आज का ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेशन के साथ, जिसमें और भी हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।